नमस्कार। पृथ्वी दिवस जो आज हम लोग मना रहे हैं, सभी को शुभकामनाएं इसकी। सबसे पहले तो डॉक्टर शरद चंद्र द्विवेदी सर, जो हमारे सीनियर भी रह चुके हैं जेएनयू में, और समय समय पर इनका गाइडेंस विभिन्न विषयों पर हम लोगों को वहाँ भी मिलते रहा था, और अभी भी जब भी कभी ज़रूरत होती है तो इनका गाइडेंस मिलता है। तो मुझे लगा कि आज के दिवस पर, जबकि नेचुरल रिसोर्सेज की बात और रिन्यूएबल एनर्जी की बात की जा रही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की जानी है, तो इनसे बेहतर विशेषज्ञ नहीं हो सकते थे। तो मुझे लगता है कि जो ये अगला 1 घंटे और सवा घंटे का इंटरेक्शन रहने वाला है अर्थ डे के अवसर पर, सभी लोग निश्चित रूप से इससे लाभान्वित होंगे। आज 22 अप्रैल है और आप सभी लोग देख रहे होंगे बाहर का मौसम का क्या हाल है। 40 से 42 डिग्री टेम्परेचर अप्रैल महीने में होना एक अनयूजुअल थिंग है, और यह लगातार ऐसी चीजें पिछले 5-6 सालों में ज्यादा हुई है। और तभी केवल भारत ही नहीं बल्कि विश्व के लगभग सभी देश में यह चिंता ज्यादा तेजी से उभर करके आ रहा है कि किस तरीके से हम लोग एक डेवलपमेंट का मॉडल अपनाएं, ताकि हम अपने लोगों को जरूरत का जो एक फैसिलिटीज है उसको भी इम्प्रूव करते हुए एक ऐसा मॉडल रहे जो कि सस्टेन करे, और आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए भी हम लोग रिसोर्सेज बचा करके रखें। यह बात शायद 70-80 साल पहले नहीं कही जा रही थी, कोई इस बारे में सोच भी नहीं रहा था, और इसीलिए शायद 18वीं और 19वीं शताब्दी में आपको ध्यान होगा कि किस तरीके से जो डेवलपमेंट मॉडल अपनाए गए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस के नाम पे हो, और चाहे जो अमेरिका और यूरोप ने पूरी तरीके से जो एक रिसोर्सेज को जो एक्सप्लॉइट करना शुरू किया, वो आज सभी के सामने एक नकारात्मक रूप में विद्यमान है। और हम लोग क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग और तरह तरह के प्रोटोकॉल्स, एग्रीमेंट्स, ट्रीटीज लगातार कर रहे हैं। लेकिन अगर भारत की बात करें तो जो नेचुरल रिसोर्सेज की बात है या फिर पृथ्वी की बात है, तो भारत के जो लोग हैं वो एंशिएंट टाइम से ही इस चीज को समझ रहे थे कि पृथ्वी जो है वह किस तरीके से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और इसलिए वेदों और पुराणों में भी धरती को, हमारे प्लेनेट को किस तरीके से एक महत्वपूर्ण जगह दिया गया। अथर्ववेदा में भी आप देखेंगे कि धरती माता कहा गया, अर्थ को हम लोग मदर की संज्ञा दिए। हम अपनी माँ को तो माता कहते हैं कि किस तरीके से भरण पोषण में हमारी सहयोगी वह होती है, करती है, और धरती किस तरीके से हम लोगों को फसल उगाकर, क्लाइमेट एक कंडीसिव इन्वायरमेंट देकर किस तरीके से सहयोग करती है, ताकि हम अपना एक जो जीवन है ठीक तरीके से जी सके। विश्व का कोई भी ऐसी सभ्यता नहीं है जहां पर कि धरती और प्लेनेट को माता की संज्ञा दिया गया है, लेकिन हम लोगों ने धरती माता कहा। और इसलिए बहुत जरूरी है कि हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज को जब यूज करें तो बेसिकली हम उसका उपयोग करें, ना कि दोहन करें, ना कि एक्सप्लॉइट करें। और इसलिए 2025 में जब हम लोग अर्थ डे पर बात कर रहे हैं तो यह और भी बहुत जरूरी हो जाता है कि कैंपसेस में रहने वाला जो यूथ है, जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं, उन पे और भी बड़ी जिम्मेवारी बन जाती है कि भारत को हम लोग विकसित कर रहे हैं। भारत को एक विकास के पैमाने पर अगर खड़ा करके 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का एक संकल्प लेने का कोशिश अगर कर रहे हैं, तो वो विकास का मॉडल हम लोग किस तरीके से अपनाएं, ताकि जो हमारे अंतिम व्यक्ति है, जो हम लोग अंत्योदय कहते हैं, अंत्योदय का जो कॉन्सेप्ट है, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच करके भी हम लोग किस तरीके से आने वाले पीढ़ी के लिए भी उतने रिसोर्सेज को छोड़े, ताकि वो ठीक तरीके से फ्लरिश करे, और वो अपने पूर्व के जो लोग हैं उनको बहुत ज्यादा एक जिम्मेवार न ठहराए कि उन्होंने पृथ्वी को नष्ट कर दिया है, या फिर उन लोगों ने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिससे कि आने वाली जो पीढ़ी है वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रही है। तो इसलिए हम लोग हमेशा ही चाहते हैं, नालंदा कॉलेज का जो डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी है इस मामले में लगातार अपनी भूमिका निभाते रहा है, चाहे वो ओजोन डे के माध्यम से हो, चाहे अर्थ डे के माध्यम से हो, चाहे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के माध्यम से हो, चाहे अलग अलग जो डेज हैं उसको हम लोग केवल एक दिन विशेष कर ही
छोड़ नहीं देते हैं मना करके, बल्कि उस दिन को हम लोग इस तरीके से ऑब्जर्व करते हैं। एक होता है सेलिब्रेट करना, वी आर नॉट सेलिब्रेटिंग अर्थ डे, बल्कि वी आर ऑब्जर्विंग अर्थ। हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि किस तरीके से अर्थ डे को हम लोग एक इंपॉर्टेंट बनाए, और आज के दिन कुछ न कुछ ऐसे पहल करें, आज के दिन कुछ न कुछ ऐसे संकल्पित हो कि आने वाले समय में हम लोग पृथ्वी के लिए, हम लोग अपने प्लेनेट के लिए क्या अपना एक भूमिका अदा कर सकते हैं। आज अगर हम लोग पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो संविधान में भी अगर आप देखेंगे तो डीपीएसटी से लेकर के फंडामेंटल ड्यूटीज में ये बात कही गई है कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन का जो चीज है वो सभी नागरिकों का कर्तव्य है। डीपीएसटी में भी कहा गया है कि राज्य को निर्देशित किया गया है संविधान के द्वारा आर्टिकल 48(1)(a) में कि राज्य जो है वो पर्यावरण संरक्षण के लिए हमेशा ही ठीक तरीके से काम करेगा। लेकिन बावजूद इसके आप देखेंगे कि पर्यावरण से संबंधित जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं पीछे छूटती चली जा रही है। लेकिन आज के परिवेश में अगर वैश्विक परिदृश्य में देखा जाए तो इसकी महत्ता और बढ़ी है, और इसलिए आज अगर आप देखेंगे तो जो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स थे, जो 50-60 साल पहले देश की सुरक्षा माना जाता था कि सीमाओं की सुरक्षा कर देना ही देश को सुरक्षित करना होगा, वह आज ऐसा नहीं लगता है, बल्कि नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स के बहुत सारे डायमेंशंस खुल गए हैं। आज आप कितना भी बीएसएफ के फोर्सेस, आर्मी के कमांडोस आप लगा दें अपने सीमाओं को सुरक्षित करने में, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि फिर भी देश आपका असुरक्षित रहेगा, और उसको नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट कहते हैं। और उसमें एनर्जी सिक्योरिटी जो है वह एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, जिसकी आज हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से पिछले 4-5 दशकों में एनर्जी सिक्योरिटी जो है वो वर्ल्ड के जियोपॉलिटिक्स को किस तरीके से डिराइव कर रहा है, और वर्ल्ड के जितने भी देश हैं वो दूसरे देशों के साथ किस तरीके से संबंध स्थापित कर रहे हैं, उनका एनर्जी का कंजम्पशन कैसा है, उनका एनर्जी का जो एक डिमांड कैसा है, उस पर भी डिपेंड करने लगा है। और तब जाकर भारत जो है वो पिछले 10-12 साल में अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कदम उठाने की और आगे वह बढ़ रहा है। और इसलिए पिछले 10-12 साल में अगर आप देखेंगे तो सरकार का जो रुख है वह नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से लेकर के रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत तेजी से शिफ्ट कर रहा है। और आज लगभग 48% भारत का जो ऊर्जा उत्पादन है वह कहीं ना कहीं रिन्यूएबल एनर्जी ही हो रहा है। और इसलिए भारत की पहल पर ही आपको पता होगा कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस की शुरुआत की गई, और आज भारत जो है वह लगभग 20 से 22% अपनी ऊर्जा की जरूरत जो है वो सोलर एनर्जी से पूरा कर रहा है। उसके अलावा 10 से 11% जो है वह विंड एनर्जी से कर रहा है, बायोमास है, जो हाइडल पावर है। ऐसे तमाम भारत में जो ऊर्जा जो जनरेट करने के जो पोटेंशियल हैं वह बहुत ज्यादा है। लेकिन फिर भी आज भी अगर आप देखेंगे तो ताप विद्युत की जो चीजें है, या फिर जो आप कह सकते हैं फॉसिल फ्यूल से जो ऊर्जा का जो उत्पादन की जरूरत है। एक छोटा सा देश लैटिन 8% अपना ऊर्जा का जो होता है, वैसे बहुत सारे मॉडल धीरे धीरे आ रहे हैं, बहुत सारे क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ रहा है। और भारत ऐसा नहीं है कि भारत का जो एक सिविक सेंस है, भारत के लोगों का जो एक सिविक सेंस है उसको ठीक करने की जरूरत है। उसके जो एक कंज्यूमरिज्म के जो एक लगातार बढ़ रहा है उसका जो प्रचलन है उसको सीमित करने के साथ साथ हम अपने कर्तव्यों को जब तक ठीक नहीं करेंगे, ठीक तरीके से नहीं निभाएंगे, तो हमारा जो प्लेनेट है वह ठीक तरीके से जो सस्टेनेबिलिटी की बात है वह ठीक तरीके से सस्टेन नहीं करेगा। और इसलिए ऐसे टॉपिक्स पे लगातार बहस करने की जरूरत है, लगातार विमर्श तैयार करने की जरूरत है, और साथ ही साथ ऐसी शक्तियों को भी पहचानने की जरूरत है कि देश में बहुत सारे जो ऐसे एनजीओज और बहुत सारे ऐसे जो बाहरी शक्ति है वह कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके से कोशिश भी करती है कि किस तरीके से कंट्री को डिस्टेबलाइज किया जाए। आपने नाम सुना होगा ग्रेटा थनबर्ग का, कि किस तरीके से उनका एनजीओ है कि भारत में लगातार कोशिश करता है कि नए नैरेटिव सेट किया जाए। या बहुत सारे ऐसे कल्पक्कम में
6-7 साल पहले एक बहुत बड़े मूवमेंट किया गया था, या नर्मदा बचाओ आंदोलन का भी आप सुनते होंगे नाम, मेधा पाटेकर का, जो कि लगभग 15-20 सालों तक वहां पे उन्होंने आंदोलन किया नर्मदा के जो डैम है उसकी ऊंचाई को कम करने के लिए, लेकिन अल्टीमेटली वहां पे सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट किया और जो वो नर्मदा का जो ताप विद्युत परियोजना है वह पूरा हो पाया। मतलब कि भारत का विकास कैसे नहीं हो, इसके लिए भी बहुत सारे जो एनजीओज हैं, बहुत सारे जो बाहरी शक्तियां हैं, लगातार कोशिश करती हैं इस तरीके से लगाम लगाया जाए या उसको कंट्रोल किया जाए या उसको डिस्टेबलाइज किया जाए, उसको भी पहचानने की जरूरत है। और वह हम लोग तब पहचानेंगे या उसके विरोध हम लोग में तब खड़े होंगे जबकि हम भी इंफॉर्मेटिव बने, हमारे पास भी सारे इंफॉर्मेशन हो और हम अपना